स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ। प्रश्न था, भारत में एक साथ चुनाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. हाल ही में न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति ने पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। 2. आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में भारत में एक साथ चुनाव कराने की प्रथा थी। 3. 2019 में लोकसभा के साथ सिर्फ 8 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चुनाव सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित एक साथ चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति ने भारत में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। अतः कथन 1 सही नहीं है। भारत में एक साथ चुनाव, जहां लोकसभा तथा राज्य विधानसभाएं दोनों एक साथ निर्वाचित होते थे, आजादी के बाद शुरुआती वर्षों में 1952, 1957 एवं 1962 में प्रचलित थे। अतः कथन 2 सही है। हालांकि राजनीतिक अस्थिरता, राज्य विधानसभाओं के शीघ्र विघटन और क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए अलग अलग चुनावों की आवश्यकता जैसे विभिन्न कारकों के कारण एक साथ चुनावों की प्रथा धीरे धीरे खत्म हो गई। वर्ष 2019 में केवल 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव हुए। अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। 2. इसकी शुरुआत वर्ष 2018 में एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में जयपुर में बांधों और नहरों में पानी की रियल टाइम की जानकारी के लिए पहला समर्पित पोर्टल लॉन्च किया गया। इस पोर्टल को जल संसाधन विभाग ने राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत विकसित किया है। बता दें कि राजस्थान ऐसा सिस्टम विकसित करने वाला पहला राज्य है जो पानी की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक डोमेन में लाएगा। इससे वर्षा, जल भराव, तापमान, भूजल की स्थिति और सतही जल की उपलब्धता की निगरानी से राज्य में जल संसाधनों के स्थायी प्रबंधन में मदद मिलेगी। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है। अतः कथन 1 सही है। इसकी शुरुआत वर्ष 2016 में एक केंद्रीय क्षेत्रक योजना के रूप में की गई थी। अतः कथन 2 सही नहीं है। इसे विश्व बैंक द्वारा भी समर्थन प्राप्त है। इसके तहत अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए 100% अनुदान का प्रावधान किया गया है। इस योजना पर 8 वर्ष की अवधि के लिए 3680 करोड़ के परिव्यय बजट का निर्धारण किया गया है। अगला प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। 2. इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई है। 3. इसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO द्वारा वार्षिक जलवायु स्थिति रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 रिकॉर्ड स्तर पर सबसे गर्म वर्ष था। इसके अनुसार ग्रीन हाउस गैस स्तर, सतह का तापमान, समुद्र के स्तर में वृद्धि, अंटार्कटिक समुद्री बर्फ का आवरण आदि सहित जलवायु प्रणाली के संकेतकों के कई रिकॉर्ड टूट गए हैं। इन आधारों का प्रयोग करके पता चलता है कि संकेतक समय के साथ कैसे बदल गए हैं और वे हमें ग्रह की वर्तमान स्थिति के बारे में क्या बताते हैं। यह 192 देशों की सदस्यता वाला एक अंतर सरकारी संगठन है। अतः कथन 1 सही है। भारत विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य देश है। इसकी उत्पत्ति अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन यानी IMO से हुई। अतः कथन 2 सही है। इसे वर्ष 1873 के वियना अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान कांग्रेस के बाद स्थापित किया गया था। अतः कथन 3 सही है। 23 मार्च 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुसमर्थन द्वारा स्थापित WMO मौसम विज्ञान, मौसम और जलवायु परिचालन, जल विज्ञान तथा इससे संबंधित भूभौतिकीय विज्ञान हेतु संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी बन गई है। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न है, आइसोपॉड की नई प्रजाति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस नई प्रजाति का नाम ब्रूसिथ हुआ है। 2. इसका नाम रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के नाम पर किया गया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है?
ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए केवल एक। हालिया खबर के अनुसार शोधकर्ताओं ने कोलम तट गहरे समुद्र में आइसोपॉड की नई प्रजाति की खोज की। इस नई प्रजाति का नाम ब्रुसेथोआ है, अतः कथन एक सही है। बता दें कि इस नई प्रजाति का नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के नाम पर रखा गया है, अतः कथन दो सही नहीं है। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी के सफल अंतरिक्ष अभियानों में चंद्रयान 3 नामक हालिया सफल चंद्र मिशन के सम्मान में इस प्रजाति का नाम ब्रुसेथोआ इसरो रखा गया है। अगला प्रश्न है, आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने हेतु निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। 2, यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की घोषणा की तारीख तक लागू रहती है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, एक और दो दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में वर्ष 2024 के संसदीय चुनावों की घोषणा के साथ देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। यह 6 जून तक लागू रहेगी, जो चुनाव प्रक्रिया के पूरी होने के पश्चात समाप्त होगी। यह चुनाव से पूर्व राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने हेतु ईसीआई द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है, अतः कथन एक सही है। यह चुनाव आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत प्रदत्त जनादेश को ध्यान में रखते हुए सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य विधानमंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की निगरानी एवं संचालन करने की शक्ति प्रदान करता है। यह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से नतीजे आने की घोषणा की तारीख तक लागू रहता है, अतः कथन दो सही है। आदर्श आचार संहिता से संबंधित प्रतिबंध। इसमें सामान्य संचालन, बैठकें, जुलूस, मतदान दिवस, मतदान केंद्र, पर्यवेक्षक, सत्ता दल और चुनाव घोषणा पत्र से संबंधित 8 प्रावधान शामिल हैं। जैसे ही संहिता लागू होती है, सत्तारूढ़ दल, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में, को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह प्रचार के लिए अपनी आधिकारिक स्थिति का उपयोग न करे। अगला प्रश्न है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा। 2, इस सूचकांक में भारत ने 127वीं रैंकिंग हासिल की है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, न तो एक और न ही दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। हाल ही में विश्व खुशहाली सूचकांक 2024 जारी किया गया। फिनलैंड लगातार 7वें वर्ष इस सूची में शीर्ष पर रहा, अतः कथन एक सही नहीं है। इसके बाद डेनमार्क, आइसलैंड, स्वीडन और इजराइल क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर रहे। इस सूचकांक में कांगो, सियरा लियोन, लेसेथो और लेबनान के बाद अफगानिस्तान को सबसे कम खुशहाल देश माना गया। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग 126वीं है, अतः कथन दो सही नहीं है। गौरतलब है कि भारत के पड़ोसी देशों में से चीन 60वें, नेपाल 93वें, पाकिस्तान 108वें, म्यांमार 118वें, श्रीलंका 128वें और बांग्लादेश 129वें स्थान पर है। विश्व खुशहाली सूचकांक या विश्व खुशहाली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती है। इसमें 6 चरों को ध्यान में रखा जाता है। प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, किसी पर भरोसा करना, जीवन विकल्प चुनने की स्वतंत्रता, उदारता और भ्रष्टाचार से मुक्ति। यह रिपोर्ट वर्ष 2012 के बाद से प्रत्येक वर्ष 20 मार्च के आसपास अंतर्राष्ट्रीय खुशहाली दिवस समारोह के हिस्से के रूप में प्रकाशित की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जिसमें एक तरफ बंदरगाह और दूसरी तरफ देश दिए गए हैं। 1, चट्टोग्राम बांग्लादेश, 2, मोंगला मालदीव, 3, क्याओ कपियू म्यांमार। उपर्युक्त युग्मों में से कौन सा या कौन से सुमेलित है या सुमेलित है? ए केवल एक, बी केवल एक और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 1 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। चटगांव आधिकारिक तौर पर चट्टोग्राम बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। चटगांव बंदरगाह बांग्लादेश का सबसे व्यस्त बंदरगाह है, अतः युग्म 1 सुमेलित है। मोंगला खुलना शहर का एक बंदरगाह है जो उत्तर में स्थित है। यह बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा और दूसरा व्यस्तम बंदरगाह है, अतः युग्म 2 सुमेलित नहीं है। क्याओ कपियू म्यांमार के सबसे पश्चिमी राज्य रखाइन में एक तटीय शहर है। यह एक प्रमुख बंदरगाह एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी SEZ परियोजना का स्थल है, जिसे चीन द्वारा विकसित किया जा रहा है, अतः युग्म 3 सुमेलित है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 356 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। 2, अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
3. राष्ट्रपति शासन शुरू में 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है और प्रतिवर्ष संसदीय अनुमोदन के अधीन इसे 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अनुच्छेद 356 यह भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है, अतः कथन 1 सही है। अनुच्छेद 356 के अनुसार संवैधानिक मशीनरी की विफलता के आधार पर भारत के किसी भी राज्य पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, अतः कथन 2 सही है। राष्ट्रपति शासन को प्रति 6 महीने में बढ़ाया जा सकता है। शुरुआत में 6 महीने के लिए और बाद में संसदीय मंजूरी के बाद 3 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, फिएट मनी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. फिएट मनी एक सरकारी या निजी संस्था द्वारा जारी की गई मुद्रा है जो सोने जैसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है। 2. फिएट मनी केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण देती है क्योंकि वे नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा मुद्रित किया जाए। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। फिएट मनी केवल सरकार द्वारा जारी मुद्रा है और किसी निजी संस्था द्वारा जारी नहीं की जाती है तथा यह सोने जैसी किसी वस्तु द्वारा समर्थित नहीं है, अतः कथन 1 सही नहीं है। फिएट मनी केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था पर अधिक नियंत्रण देती है क्योंकि वे नियंत्रित कर सकते हैं कि कितना पैसा मुद्रित किया जाए, अतः कथन 2 सही है। अधिकांश आधुनिक कागजी मुद्राएं जैसे कि अमेरिकी डॉलर फिएट मुद्राएं हैं। फिएट मनी का एक खतरा यह है कि सरकारें इसे बहुत अधिक छाप सकती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक मुद्रास्फीति हो सकती है। अगला प्रश्न है, इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसमें एक निजी स्वामित्व वाली या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जनता या नए निवेशकों को शेयर बेचकर धन जुटाना शामिल है। 2. आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गई है। 3. एक सूचीबद्ध कंपनी अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश या एफपीओ के माध्यम से भविष्य में वृद्धि और विस्तार के लिए शेयर पूंजी जुटा सकती है। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी इनमें से कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी आईपीओ, इसमें एक निजी स्वामित्व वाली या सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी जनता या नए निवेशकों को शेयर बेचकर धन जुटाना शामिल है, अतः कथन 1 सही है। आईपीओ के बाद कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हो गई, अतः कथन 2 सही है। एक सूचीबद्ध कंपनी एक अनुवर्ती सार्वजनिक पेशकश या एफपीओ के माध्यम से भविष्य में वृद्धि और विस्तार के लिए शेयर पूंजी जुटा सकती है, अतः कथन 3 सही है। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि 21 से 24 मार्च तक एनसीईआरटी लाइव ऑनलाइन कोर्स पर 40% तक का डिस्काउंट है। अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपनी सीट सुनिश्चित करें। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। समग्र जल प्रबंधन सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? ए नीति आयोग, बी जल शक्ति मंत्रालय, सी केंद्रीय जल आयोग, डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। डी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।